हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जीरो ऑर्डर पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ चुके हैं, सेकंड ऑर्डर पढ़ चुके हैं। अब सीधा सीधा ही nth ऑर्डर पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर हम nth ऑर्डर पढ़ लेते हैं तो इसकी हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन के लिए, चाहे आगे आने वाली थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो या पीछे की जा चुकी हुई जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर हो, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की बात नहीं कर रही हूँ, जीरो सेकंड थर्ड फोर्थ सो ऑन जितनी भी रिएक्शन होती है उनके लिए इस nth ऑर्डर की हेल्प से हम डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी निकाल सकते हैं और टी हाफ की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए nth ऑर्डर ज़रूरी हो जाती है। तो nth ऑर्डर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बात करेंगे, हमें पता होता है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है हमेशा की तरह। ठीक है, अब टाइम इक्वल ज़ीरो, जब टाइम कुछ नहीं होता है तो उस टाइम हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट का अमाउंट ज़ीरो रहता है। कुछ टाइम बीत जाता है यानी कि टाइम टी के बराबर आ जाता है, तो उस टाइम जो पी है उसका अमाउंट एक्स तक इंक्रीज हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि जो पहले रिएक्टेंट था उसमें से अब एक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब रेट की बात करें तो रेट क्या रहेगा, रेट, क्योंकि nth ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट a माइनस एक्स की पावर n के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये रेट का फॉर्मूला हो जाएगा। अब डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो रेट है उसकी वैल्यू रख लेते हैं कहाँ से, dx अपॉन dt वाली वैल्यू। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, के ए माइनस एक्स दी पावर n। ये हो गया डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन, किसके लिए, nth ऑर्डर के लिए। अब हम इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ये रेट कांस्टेंट nth ऑर्डर के लिए है, अगर हम n की जगह ज़ीरो रखें तो हम ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकाल लेंगे, n की जगह टू रखे तो सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल लेंगे, थ्री रखे तो थर्ड ऑर्डर के लिए, फोर रखे तो फोर्थ ऑर्डर के लिए। इस तरीके से किसी के लिए भी हम इसकी हेल्प से डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन निकाल सकते हैं। बस उसमें ऑर्डर की वैल्यू को n की वैल्यू की जगह रख देंगे। ठीक है, बस ये याद रखना है कि ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, n इक्वल वन होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें, पहले बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड, फिर देख लेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के दौरान क्या होता है, हमें किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, dx अपॉन ए माइनस एक्स दी पावर n, इसका इंटीग्रेशन करेंगे पहले की तरह जैसा अभी तक चलता आ रहा है, और dt का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करने पर सीधा जो वैल्यू आती है वो वैल्यू मैं लिख देती हूँ, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होती है, यही ज़रूरी होती है। तो वैल्यू यहाँ पे आती है k इक्वल वन अपॉन टी n माइनस वन। ठीक है, फिर वन अपॉन ए माइनस एक्स दी पावर n माइनस वन, माइनस वन अपॉन ए दी पावर n माइनस वन। ये आपको किसकी जैसी लग रही है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जैसी लग रही है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में भी k की वैल्यू इसी तरीके से निकलती है। ठीक है, बस यहाँ पर क्या करेंगे, t के बाद n माइनस वन ऐड कर लेंगे और a माइनस एक्स और a दोनों की पावर में हम क्या ले लेंगे, n माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू ज़ीरो, n की वैल्यू अगर ज़ीरो रहेगी, टू रहेगी, थ्री रहेगी, फोर रहेगी, किसी के लिए भी क्या हो सकता है, इसकी हेल्प से किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल सकते हैं और k की वैल्यू भी निकालने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, बस शर्त क्या है, शर्त ये है कि हमारा n की वैल्यू क्या हो, वन नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए देख ले एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं एक्स n की वैल्यू ज़ीरो रखूँ, n की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो ऊपर वाले में ध्यान रखना, n की वैल्यू ज़ीरो होगी तो ज़ीरो माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन, ज़ीरो माइनस वन हो जाएगा। इधर इसकी वैल्यू ज़ीरो माइनस वन आ जाएगी और इधर भी ज़ीरो माइनस वन क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो ओवरऑल क्या आ रहा है, ध्यान से देखना,
के इक्वल 1/t, ये भी माइनस का आ जा रहा है तो मैंने माइनस आगे ले लिया, और 1/a माइनस एक्स की पावर भी -1 आ जा रही है, माइनस 1/a की पावर भी -1 आ रही है। ठीक है, ये क्यों आ रही है, यहाँ पे देखो n की वैल्यू 0 रखनी है तो 0 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, k इक्वल 1/t, किसका, माइनस का। अब हमें पता है कि नीचे जो वैल्यू होती है अगर उसके पावर में -1 हो तो उस वैल्यू को अगर मैं ऊपर भेजूंगी तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, +1 हो जाती है। ठीक है, उसकी जो पावर की वैल्यू है वो +1 हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स दी पावर 1 माइनस a दी पावर 1। ठीक है, ये आई होप कि आपको पता होगा कि अगर जो पावर नीचे माइनस में है तो उसको ऊपर भेजने पर वो पावर जो होती है चेंज हो जाती है, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, k इक्वल 1/t, तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो a माइनस एक्स माइनस ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल क्या आएगा, k इक्वल -1/t, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -x। ठीक है, अब क्या आएगा, ओवरऑल वैल्यू k इक्वल माइनस और माइनस की को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा x/t। देखो अब याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, जब हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यही तो आ रही थी ना। तो इस तरीके से इसकी हेल्प से भी हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ सेकंड ऑर्डर के लिए तो यहाँ पे देखना, अगर इधर ही पे समझ जाओगे तुम लोग, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का तो ऐसा ही रिलेटेड फॉर्मूला भी बनता है। तो सेकंड ऑर्डर के लिए मैं यहाँ पे क्या रखूँगी, 2 2 -1 क्या आएगा, 1, तो इधर आ जाएगा k इक्वल, यहीं पे लिख लेते हैं हाँ, ताकि रिलेट कर सके। इधर ही पे मैं बता देती हूँ पूरा, k इक्वल 1/t एज इट इज़ आएगा, 1/t, और किसके लिए ले रहे हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए, तो सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 2 रहेगी, 2 -1 1 आ जाएगा, तो 1 से t को मल्टीप्लाई करेंगे 1t ही रहेगा। अब इधर बात करें 1/a माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 रहने वाली है, 2 -1 1, तो 1 को पावर में लिखने की ज़रूरत है नहीं। इधर 2 माइनस a दी पावर 2 -1 2 -1 1, 1 को लिखने की नीड है नहीं। तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये सेकंड ऑर्डर के लिए फार्मूला बन गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, अगर तुम्हें किसी भी रिएक्शन के लिए चाहिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी के लिए भी चाहिए, तो nth ऑर्डर से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन ये nth ऑर्डर वाला जो फॉर्मूला है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करेंगे हाफ लाइफ टाइम की। ठीक है, तो हाफ लाइफ टाइम क्या रहेगी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हाफ लाइफ टाइम की बात करें तो हमें पता है, पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ले लेते हैं, उसी में हम हाफ लाइफ को रख के मॉडिफाई करते हैं। तो ये क्या रहने वाली है हमारी, Tn-1, nth ऑर्डर की बात चल रही है तो उसी का फॉर्मूला लिखेंगे, 1/a माइनस एक्स पावर में n-1 -1/a n-1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है nth ऑर्डर के लिए। अब मुझे हाफ लाइफ अगर इसकी निकालनी है तो हाफ लाइफ के लिए हम क्या करते हैं, हाफ लाइफ निकालने के लिए पहले हम टाइम को किसके इक्वल ले लेते हैं, टी हाफ के इक्वल ले लेते हैं। हमें पता है कि अगर टाइम टी हाफ के इक्वल हो जाएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी आधा हो जाएगा, और रिएक्टेंट भी कितना बचेगा, रिएक्टेंट भी टाइम टी पर बचेगा सिर्फ आधा। ठीक है, ये चीज़ें हम करते आए हैं। अब इसको रख देंगे फॉर्मूले में। ठीक है, तो फॉर्मूले में कैसे रखेंगे, के इक्वल 1/t, टी की जगह हम लिख लेते टी हाफ, n-1 हमारा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि nth ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तो n ही रहेगा, 1/a, a माइनस एक्स की जगह क्या रखना है, a/2, तो a और 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, 2 कहाँ आएगा, ऊपर। ठीक है, और इन दोनों की पावर में क्या है, दोनों की ही पावर में है n-1, क्योंकि 2 की पावर में भी n-1 रहेगा, a माइनस एक्स की पावर है ना, और a माइनस एक्स 1/2 के इक्वल है, तो
ए सॉरी a/2 के इक्वल है तो a/2 की पावर में क्या रहेगा n-1। फिर माइनस का साइन है 1/a की पावर n-1। ठीक है। अब अगर इसको मैं पूरा खोलूँ तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1/t½ इसको एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ पे 2 n-1 -1/a⁴n-1 इसके में भी क्या है a⁴n-1 नीचे सेम है। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे t½ n-1 यहाँ पे क्या आएगा 2n-1 -1 अपॉन a⁴n-1 ये फाइनल फार्मूला रहने वाला है t½ का। और t½ है तो इसको थोड़ा इधर मॉडिफाई करके t को इधर भेज देते हैं और k को इधर भेज देते हैं। तो ये हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा t½ का फार्मूला बन जाएगा किसके लिए nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है। अब हमें यहाँ पे पता है कि n की वैल्यू हम 0 रखें तो हम 0 ऑर्डर के लिए t½ निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 2 रखें तो सेकंड ऑर्डर के लिए t½ निकाल सकते हैं। 3 रखें तो थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। 4 रखें तो फोर्थ ऑर्डर के लिए t½ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी के लिए भी t½ यहाँ से निकाला जा सकता है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले ले लिया n=0। ठीक है, n=0 लेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 0 -1 आ जाएगा इधर। साथ ही साथ सॉल्व कर लेते हैं t½ इक्वल 1 क्या हो जाएगा k जो n-1 है वो माइनस आएगा तो इधर माइनस का k हो जाएगा। आगे क्या बचेगा 2 2⁻⁻1 -1 अपॉन a⁻⁻1। ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं मैंने कहा अगर माइनस का साइन होगा तो माइनस के साइन को हम क्या कर सकते हैं नीचे का अगर ऊपर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का अगर नीचे भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे होगा इस पूरी वैल्यू को हम नीचे भेज देंगे। ठीक है, पहले एक काम करते हैं इसको अलग से ओपन करके खोल लेते हैं 2⁻⁻1 अपॉन a⁻⁻1 -1 अपॉन a⁻⁻1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर ले तो -1/k इसको अपोजिट कर देंगे a ऊपर आ जाएगा और 2 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। इधर माइनस a ऊपर आ जाएगा a जो -1 होगा ऊपर आके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम 2 ले ले अगर तो क्या आ जाएगा 1/k और मैं यहाँ पे 2 ले लूँ तो क्या होगा इधर माइनस इधर आएगा a और इधर आएगा माइनस का 2a क्योंकि ये इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या आ रहा है देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2a -2a क्या हो जाएगा -a हो जाएगा। ठीक है, और -a/2 आ रहा है 1/k और यहाँ पे क्या आ रहा है -a/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओवरऑल क्या आ जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा, 2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला ये जो है t½ है, ये t½ है किसके लिए ये t½ है हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। याद आ रहा है ना पढ़ा है ना 0 ऑर्डर रिएक्शन का तो पढ़ के आए हैं तभी मैं रिलेट करवा रही हूँ क्योंकि वो हमने पढ़ा है। तो आप देखेंगे कि इसका nth ऑर्डर से निकालने पर किस तरीके से सही बैठ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं 0 ऑर्डर का करा रही हूँ, नहीं तो मैं सीधा थर्ड का करा देती। अब थर्ड हमने पढ़ा नहीं है तो आप फिर ये सोचते कि ऐसा होता भी होगा या नहीं होता होगा, तो इसलिए मैं वो करा रही हूँ जो हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है,
तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही तो आता है, टी हाफ इक्वल क्या होता है A/2K, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड और थर्ड ऑर्डर किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। तो nth ऑर्डर इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सिर्फ nth ऑर्डर के बेसिस पर हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के सबके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एज वेल एज टी हाफ निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक बार थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर के लिए किस तरीके से निकालेंगे, इसको इरेज कर लेती हूँ ताकि हम यहीं पे रिलेट करके निकाल सकें। तो थर्ड ऑर्डर का कैसे निकलेगा, टी हाफ एज इट इज़ रहेगा इक्वल 1/k, यही रहेगा। देखो थर्ड ऑर्डर में इसकी जगह 3 लेंगे, n की वैल्यू 3 लेंगे, 3 - 2 क्या आएगा 2, 3 - 2 कितना आएगा, सॉरी 3 - 1 कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ 2n-1 यानी कि 3 - 1, तो 2 की पावर 2 -1 अपॉन a⁴, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करो, टी हाफ की वैल्यू कितनी आएगी 1/2k, 2⁴ 4, 4 - 1 3, 3/a², ठीक है। तो इसको आगे देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू आती है, इसको मल्टीप्लाई करो 3/2k², ये क्या है, ये है आपकी थर्ड ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एक रिलेशन हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें एक रिलेशन देखने को मिल रहा है कि जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन की पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जबकि ज़ीरो ऑर्डर के लिए सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि ज़ीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए के, और सेकंड ऑर्डर के लिए ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और यहाँ पर A² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट को एक्स से रिप्रेजेंट किया है। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन इंक्रीज करती हूँ, किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन इंक्रीज करती हूँ, तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा, इस रिएक्शन का रेट वो दुगना हो जाता है, यानी कि 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, यानी कि 2 to 3 टाइम इंक्रीज करता है। क्या कह रही हूँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट में अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन तक इंक्रीज किया जाए तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रिएक्शन की स्पीड 2 to 3 टाइम इंक्रीज हो जाती है, 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, यानी कि 200% टू 300% तक रेट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्स की। तो जो टी है, टी नॉर्मल टेम्परेचर है, इसको मैं के टी से रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है। के टी से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि हम इसको रेट से रिलेट कर पाए, और हमें पता है कि जो रेट होता है वो के क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो टी के टी के इक्वल हो गया, और टी प्लस हाफ किसके इक्वल हो जाए, तो टी प्लस हाफ को क्या लिखेंगे, के टी में हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो के टी प्लस हाफ, इसको एक काम करना कैपिटल टी लेना, क्योंकि स्मॉल टी टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, के टी में +10 कर देना है, ये क्या होगा, वो टेम्परेचर होगा जिसको 10 डिग्री या 10 केल्विन तक इंक्रीज किया गया है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला ले लेते हैं, फॉर्मूला होता है के टी +10/के टी किसके इक्वल होगा, एक्स के। ये एक्स क्या है, एक्स ही तो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जो क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसमें उसका जो रेट है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स की वैल्यू 2 to 3 रह सकती है, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में 2 ही रहती है और 3 कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट एक्स की वैल्यू हो गई ये। अब हमने यहाँ पे क्या सीखा, जो डेल्टा टी है
वो डेल्टा टी कितना होना चाहिए, डेल्टा टी यानी कि डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो 10 ही तो रहने वाला है। 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो 10 रहेगा ना डिफरेंस। तो अगर 10 के का डिफरेंस से अगर इसको इंक्रीज किया जाए तो इसका रेट कितना बढ़ रहा है, इसका रेट बढ़ रहा है 2 टाइम, ठीक है। तो इसका रेट कितना बढ़ेगा, 2 टाइम इंक्रीज होगा रेट। अब अगर मैं इसको 10 डिग्री ना बढ़ाकर 20 डिग्री बढ़ा दूँ, 2 गुना बढ़ा दूँ, ठीक है, तो 20 डिग्री सेल्सियस करने पर क्या हो जाएगा, ये भी तो 2 की पावर 2 में इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा रेट। ये टेम्परेचर है, ये रेट है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट में क्या चेंज आ रहा है वो देख रहे हैं। अब अगर मैं इसको 3 गुना बढ़ा दूँ, 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, 30 डिग्री सेल्सियस अगर इसका रेट इंक्रीज कर दे तो यहाँ पे क्या होगा, इस ये भी तो 3 गुना बढ़ेगा। तो 3 गुना मतलब 2 की पावर में 3 डाल देंगे तो क्या आएगा, 8 टाइम, यानी कि रेट कितना बढ़ेगा, 8 टाइम। इसको बिल्कुल ध्यान रखना। डेल्टा टी की वैल्यू नॉर्मली हम 10 डिग्री कहते हैं, 10 डिग्री पर जो रेट है वो 2 गुना बढ़ता है। लेकिन अगर उसको 20 डिग्री 30 डिग्री लिया जाए तो रेट 4 टाइम और 8 टाइम तक इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, फाइनल फॉर्मूला आएगा जो KT+10/KT है, उसका उसके लिए जो x होगा यानी कि रिएक्टेंट कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू आएगी ΔT/10, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होगा। ये क्या रहेगा फॉर्मूला किसके लिए, ये फॉर्मूला है टेम्परेचर कोफिशिएंट का। यहाँ पर जो डेल्टा टी है अगर वो 10 आएगा तो 10 को डिवाइड कर लेंगे 10 से तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि हमने पहले लिखा था, ठीक है। तो डेल्टा टी अगर दिया रहता है यानी कि 10 से ज़्यादा वैल्यू दी रहती है तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ से क्या होगा कि दो रेट को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमें पहले रेट के लिए कुछ टेम्परेचर दिया हो और दूसरे रेट के लिए कुछ टेम्परेचर दिया हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि पहले जो दूसरा रेट है वो पहले रेट से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक रिएक्शन है R1, ठीक है। R1 के लिए जो रेट है वो R है और इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब एक दूसरी रिएक्शन है R2, उसके लिए हमें रेट निकालना है, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना दिया है, 150 डिग्री सेल्सियस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें पता है कि जो x की वैल्यू है वो 2 टाइम इंक्रीज करती है तो हम 2 ही रखेंगे। तो x की वैल्यू जब दी होगी तो ठीक है क्वेश्चन में, नहीं दी होगी तो आप 2 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, KT+10/KT इक्वल x⁻⁻Δt/10। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो x KT+10 वाली वैल्यू कौन सी है, जो बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू होगी मेन टू से ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये किसको दिखा रहा है, R2 को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R2 को, ठीक है। और नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला छोटी, देखो ऊपर हम बड़ी वैल्यू रखेंगे क्योंकि वो ऐसा टेम्परेचर है जिसमें कुछ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी यानी कि R2 ऊपर आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा R1, ठीक है। तो इनका जो टेम्परेचर है, जो रेट है वो R2/R1 हो गया। और जो x है उसकी वैल्यू 2 रहने वाली है। डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस 50 है। तो टेम्परेचर डिफरेंस 50 और इसको डिवाइड करना है हमने 10 से। तो क्या आएगा वैल्यू, वैल्यू आएगी इसकी 5। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, R2/R1 इक्वल 2 की पावर 5 होता है 32। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है कि जो R1 है, R1 रेट क्या दिया है, R दिया है, R के इक्वल दिया है। तो R1 की जगह हम क्या ले लेंगे, R ले लेंगे। तो R2/R इक्वल क्या आएगा, 32। यहाँ से क्या आ जाएगा, R2 इक्वल 32R। तो हमें R2 का रेट ही तो निकालना था, R2 का रेट कितना रहेगा। तो R2 का रेट, R
हाँ, R2 का रेट R1 के रेट से 32 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो R2 का रेट हमने कितना निकाला, R2 का रेट हमें हमें निकल के आया है 32 टाइम ऑफ R। इसका जितना रेट था उसके रेट से 32 गुना ज़्यादा निकल के आया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।